नमस्कारम। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पानी पीने से संबंधित रूल्स आपको बताए थे कि पानी कैसे पीना चाहिए, कैसे बर्तन में पीना चाहिए, स्टील के में पीना चाहिए, लोहे के में पीना चाहिए या तांबे के में पीना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि कॉपर यानी कि तांबा, उसमें आपको पानी पीना चाहिए। और कुछ और बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी पानी से संबंधित, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में। जैसे चर्चा चल रही थी पानी पर, तो उसमें मैं कुछ और आज ऐड करूँगी। जैसे अगर आप पानी पीते हैं तो आप कभी खड़े होकर पानी ना पिएं, क्योंकि इससे आर्थराइटिस होने की समस्या बन सकती है। इसके अलावा कभी भी आपको ग्लास में पानी नहीं पीना चाहिए। क्या है ग्लास? ग्लास भारतीय सभ्यता की देन नहीं है, ये पश्चिमीकरण की देन है। वो वहाँ से भी पुर्तगाल से, जब पोर्टुगीज़ इंडिया आए थे बिज़नेस के सिलसिले में, तब ये अपनी जो पहचान है ग्लास, उसको यहाँ साथ लेकर आए थे। उसका यूज़ पोर्टुगीज़ करते थे, तो ये धीरे धीरे हमारी भारतीय कल्चर में भी शामिल हो गया। कभी भी ग्लास का यूज़ पानी या दूध, छाछ, ये इन सब के लिए कभी ग्लास का यूज़ ना करें। क्योंकि अगर आप साइंस जानते हैं, साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं या मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप जानते होंगे कि एक रेखीय जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। तो ग्लास जो होता है वो एक रेखीय होता है। तो इसीलिए कभी भी लिक्विड चीज़ पीने के लिए, कोई भी लिक्विड चीज़, मोस्टली कुछ भी, आप कभी ग्लास का यूज़ ना करें, क्योंकि इससे काफ़ी शारीरिक समस्याएं आपको हो सकती हैं। अगर आप पानी पीने के लिए किसी पात्र का, बर्तन का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कोई भी गोल चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आप कटोरी में पानी पी सकते हैं, आप लोटे में पानी पी सकते हैं। जहाँ तक हमारे वेद और शास्त्रों में लिखा है, तो यही लिखा है कि अगर पानी पिया जाए तो लोटे में पिया जाए। पहले आपने देखा होगा ग्रामीण समाज में, तो शायद अभी भी है, कि लोग लोटे का यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, छाछ पीने के लिए, दूध पीने के लिए लोटे का यूज़ करते हैं। और उसमें तांबे के या पीतल के लोटे का यूज़ करते हैं। फ़िलहाल तो मैं संभावना के साथ नहीं कह सकती कि ऐसी कोई संभावनाएं हैं अभी, क्योंकि ज़माना बदल रहा है तो गांव भी बदल रहे हैं। लेकिन पहले, जैसे मैं अपनी नानी को देखती थी, तो वो हमेशा लोटे में चीज़ें सर्व करती थी, तो चाहे छाछ हो या दूध हो या पानी हो, तो और वो भी पीतल या तांबे का होता था। एक्चुअली उस टाइम एक वर्ग विशेष होता था लोटे के निर्माण के लिए, लोटा बनाने के लिए भी एक वर्ग होता था जिसे हम कसार कहते हैं। अभी तो कसार बेरोज़गार हो चुके हैं और उन्होंने कुछ और काम धंधे अपना लिए हैं, क्योंकि अब लोटा को यूज़ ही नहीं करता। शायद ही किसी घर में आपने लोटा देखा हो। मोस्टली पूजा के समय जल चढ़ाने के लिए लोटे का यूज़ किया जाता है। अब वो चाहे स्टील का हो, तांबे का हो या पीतल का हो, बस इसीलिए घरों में लोटा होता है कि हम पूजा के बाद जल चढ़ा सकें, बस। अब बात आती है कि पूजा के लिए पीतल या तांबे का या स्टील का लोटा ही क्यों यूज़ किया जाता है। इसके पीछे भी एक साइंस है। क्यों? क्योंकि लोटा जो होता है उसकी सरफेस टेंशन कम होती है, उसका जो सरफेस एरिया है बहुत कम होता है, तो उसकी सरफेस टेंशन भी कम होती है। अब जब उसमें कोई लिक्विड डाला जाता है, चाहे वो दूध है, पानी है, कुछ भी है, तो उसकी भी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। अब दूध एक ऐसा लिक्विड है, वो चाहे आप किसी भी पात्र में डालो, उसका सरफेस टेंशन हमेशा ही कम होता है। इसलिए बताते हैं कि अगर आप सांवले हैं तो आप दूध फेस पर लगाइए, तो चेहरे पर निखार आ जाता है, ग्लो आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि दूध का सरफेस टेंशन कम होता है, इससे जो कालापन होता है वो निकल जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि पूजा में लोटे का यूज़ क्यों किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता है, और जब उसमें पानी डाला जाता है या दूध डाला जाता है शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए या सूर्य को अर्घ देने के लिए, जब पानी का या दूध का यूज़ किया जाता है तो उसका सरफेस टेंशन कम होता है। और जब वो सूर्य के सामने हम उसको अर्घ देते हैं,
तो वो उसका जो जल है वो हमारे पैरों से टच करता है। ये तो ज़ाहिर सी बात है कि जब नीचे पानी छलकेगा तो उसकी कुछ 2-4 बूंदें तो कम से कम पैरों पर पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है, रिलैक्स होती है बॉडी। तो इसके पीछे भी एक साइंस है। लोटे से जल चढ़ाना और जल चढ़ाने का भी एक साइंस है, क्यों जल चढ़ाया जाता है। तो ये रही जल की बात, जल क्यों चढ़ाया जाता है। अब मैं बताती हूँ कि लोटे में ही पानी क्यों पीते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि लोटे का सरफेस टेंशन कम होता है, सरफेस कम होती है, तो उसमें डाली गई कोई भी चीज़ का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। और जब सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो जब हम पीते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए अति उत्तम होता है। जैसे हमारी जो इंटेस्टाइन होती हैं, आंतें होती हैं, उनके अंदर जब गंदगी जमा हो जाती है, तो जैसे हम लोटे का जल पीते हैं तो वो जो जमा गंदगी होती है वो बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर हम एक रेखीय चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे ग्लास का यूज़ करते हैं, तो वो गंदगी जमा होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, और उसके लिए आपको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है निकालने के लिए। तरह तरह के आपको नुस्खे आजमाने पड़ते हैं उस गंदगी को निकालने के लिए, पेट को साफ़ करने के लिए। तो अगर आप कम सरफेस टेंशन वाली चीज़, यानी कि कम सरफेस टेंशन वाला लोटा, अगर आप लोटे का तो ऑलरेडी सरफेस टेंशन कम होता है, तो आप अगर लोटे में, यानी कि और लोटे में भी अगर आप तांबे का लोटा, कॉपर का लोटा यूज़ करते हैं तो उससे आपको पेट की समस्या कभी नहीं होगी। अब तांबे के लोटे का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि तांबे में एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। जब हम तांबे के लोटे के अंदर पानी डालते हैं और कुछ देर उसे रख देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने टैप से पानी लिया या घड़े से पानी लिया और झट से पी गए, नहीं, उसको कुछ 5-6 मिनट आपको रखना है, उसके बाद आपको पीना है, ताकि जो लोटे की कॉपर की एनर्जी है वो पानी के अंदर मिक्स हो सके। तो अगर आप उसको पीते हैं तो आपको पेट की तो कभी बीमारी होगी ही नहीं। देखिए, पानी के भी बर्तनों के हिसाब से कितने बड़े यूजेस हैं। अगर आप ग्लास में पीते हैं तो वो कितना हार्मफुल होता है, और अगर आप लोटे में पीते हैं, वो भी तांबे के लोटे में पीते हैं, तो कितना यूज़फुल होता है। अब तो खैर लोटे छूट ही गए हैं घरों से, और मैं चाहती हूँ कि लोटे वापस आएँ। मैं नहीं चाहती, वाघभट जी चाहते हैं कि लोटे वापस आएँ, लोटों का सिलसिला फिर से शुरू हो, क्योंकि ये हमारी बॉडी की एक साइंस है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। आप और लोटे के अलावा कोई भी गोल चीज़, कटोरी आप ले लो, कटोरी में आप पानी पियो, चाहे वो स्टील की हो, बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। और आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में लोग कुओं से पानी निकाला करते थे। अभी तो हर जगह हैंडपंप हो चुके हैं, और शहरों में तो टैप हो चुकी हैं, तो अब तो ज़माना ही बहुत अलग हो चुका है। तो पहले ज़माने में कुएँ हुआ करते थे, कुओं से जल निकाल कर तब लोग पानी पीते थे और काफ़ी तंदुरुस्त और फिट एनर्जेटिक रहते थे। अब उसका क्या सिद्धांत है, एक्चुअली कुआँ भी गोल होता है, कुएँ का सरफेस टेंशन भी कम होता है। अब जब उसमें जो पानी जो वो पड़ा हुआ है उसका सरफेस टेंशन भी कम हो गया, अब जब उसको निकाल के पीते हैं तो जो चीज़ है, यानी कि पानी है, उसका सरफेस टेंशन कम है, तो वो बॉडी के अंदर जाएगा, तो बॉडी ऑलरेडी तंदुरुस्त और फिट रहेगी। पहले जो योगी महात्मा हुआ करते थे, और योगी महात्मा तो अभी भी कुएँ का पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, और अगर उन्हें कुएँ का पानी नहीं मिलता तो वो आगे बढ़ जाते हैं और जहाँ कुआँ होता है वहाँ से पानी पीते हैं। वैसे आजकल कुएँ तो लुप्त हो ही चुके हैं, तो लेकिन फिर भी साधु महात्मा अपनी इस सिद्धांत पर कायम है कि उन्हें कुएँ का ही जल पीना है। अब बारी आती है कि पानी कैसे पिए। पानी कभी भी खड़े होकर ना पिए, इससे आर्थराइटिस की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं होगी, इसलिए हमेशा बैठकर पानी पिएं। इसके बाद बारी आती है कि अगर आप तांबे के लोटे में पानी पी रहे हैं तो कैसे पानी पिएं। कभी भी नंगे पैर तांबे के लोटे को टच ना करिए अगर उसके अंदर पानी है। क्यों? क्योंकि तांबा एक कंडक्ट होता है, इसलिए आपके पैरों में हमेशा रबर की चप्पलें या आप लकड़ी के फट्टे पर खड़े होने चाहिए, या आप चारपाई पर विराजमान हो
तो आप तांबे के लोटे में पानी पीना आपके लिए सुविधाजनक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको झटका लगेगा, लेकिन वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये आप जानकारी जो है ध्यान में रखें, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और बारी आती है कि जैसे किसी का हाई बीपी, लो बीपी की प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो वो कभी भी एसिड वाली चीज़ें ना खाएं। जैसे एसिड वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी भी एसिड वाली चीज़ें ना खाएं। हाई बीपी लो बीपी वाले, हाई बीपी लो बीपी क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे हाई बीपी और लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी भी एसिड वाली चीज़ें ना खाएं, हमेशा क्षारीय चीज़ें खाएं। क्षारीय मतलब जो एसिड को कम कर देती हैं। क्षारीय चीज़ें कौन सी होती हैं? आप मेथी खा सकते हैं, मेथी दाना आप खा सकते हैं, जिसे रात में भिगो दिया, सुबह में उसका पानी पी लें और मेथी भी चबा चबा के खा ली खाली पेट। तो ये आपको ऐसा करना है। आपको मेथी, जो कि हरी मेथी होती है, उसकी सब्ज़ी आपको खानी है। आपको पालक खानी है, ये क्षारीय होते हैं। आपको ऐसे फल खाने हैं जो क्षारीय होते हैं, यानी कि ऐसे फल जो जिसमें रस नहीं होता, जैसे सेब है, केला है, चीकू है, अमरूद है, आप ये खा सकते हैं। इसके अलावा एक फल ऐसा होता है जिसमें रस होता है लेकिन वो क्षारीय नहीं होता। कौन सा फल होता है? वो फल होता है नारियल। उसमें रस भी होता है लेकिन क्षारीय नहीं होता। तो अगर आपको लो बीपी की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, तो आप नारियल का यूज़ कर सकते हैं। उसे चबा चबा कर खाएँ, डेली खाएँ। और अगर हरा नारियल हो सके, हरा नारियल अगर हो सके तो आप ज़रूर खाएँ। इसके बाद बारी आती है, जैसे बच्चों को कफ़ हो जाता है तो आप उन्हें सौंठ दे दें, शहद दे दें। ये घरेलू उपाय हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, सरल हैं। सभी घरों में सौंठ होती है, शहद होता है, तो आप बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा कब्ज़ होती है तो आप कभी भी एसिड वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। कब्ज़ होती है तो रात में आप त्रिफला खाएं। त्रिफला में भी 300 ग्राम अगर आंवला है तो उसमें 200 ग्राम बहेड़ा होगा, 100 ग्राम हरड़ होगी। कभी भी 300 ग्राम के साथ 300 ग्राम बहेड़ा, 300 ग्राम हरड़ नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये भी ली जाती है, लेकिन ये बहुत गंभीर बीमारियों में ली जाती हैं एक समान मात्रा में। लेकिन अगर आप कब्ज़ जैसी समस्या में या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी त्रिफला का यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए आपको 300 ग्राम अगर आप आंवला ले रहे हैं तो 200 ग्राम उसमें बहेड़ा और 100 ग्राम हरड़ आपको मिक्स करनी है। तब उसको लेना है, समान मात्रा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब उसको लेना है। और कैसे लेना है? अगर आपको एसिड बनता है तो आपको रात को पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ लेना है। और अगर आपको एसिड नहीं बनती, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह में खाली पेट आप दूध के साथ त्रिफला ले सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा लोगों के बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत गंजे होने लगे हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप ये जो मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पूज़ हैं, आप बिल्कुल बंद कर दें। आंवला, रीठा, शिकाकाई इनका मिक्स बनाएं और बालों को वॉश करें। दही से बाल वॉश करें, छाछ से वॉश करें, तो आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं झड़ने बंद हो गए। इसके अलावा आप भृंगराज का यूज़ कर सकते हैं। भृंगराज ऑयल होता है, आप उसको लगा सकते हैं। शुद्ध भृंगराज, फ्रेगरेंस वाला भृंगराज नहीं आपको यूज़ करना है। जो शुद्ध भृंगराज होता है वो आपको यूज़ करना है। आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे जाके उसे ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है जैसे डायबिटीज़ वाले लोग, तो डायबिटीज़ वाले लोग शुगर जो है बिल्कुल छोड़ दें। उसे तो डालकर पिए ही ना, ज़हर है वो आपके लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि शुगर तो सभी को छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ज़हर है एकदम। शुगर मीठा होता है लेकिन है ज़हर, तो उसको तो आपको छोड़ ही देना चाहिए बिल्कुल। तो उसकी जगह आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए। अगर आप दूध पीते हैं तो गुड़ के साथ पीजिए। और सबसे बड़ी बात, खाना खाने का टाइम, अगर आप सुबह खाना खाते हैं तो 9-10 बजे के
लगभग आप अपना लंच कर लें। बहुत से लोग होते हैं जो 12-1 बजे लंच करते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको 9-10 बजे के लगभग लंच कर लेना चाहिए। बीच में कुछ नहीं खाना चाहिए। शाम को 6 बजे अपना डिनर करना चाहिए। लोग रात को 10-10 बजे डिनर करते हैं, बहुत गलत है, बहुत गलत बात है। तो शाम के 6 बजे आपको डिनर कर लेना है। अगर बीच में आपको भूख लगती है 2-1 बजे के करीब, तो आप गुड़ चना खा सकते हैं। ये वाघभट्ट जी कहते हैं, मैं नहीं कहती, उनकी पुस्तक में इस बात का उल्लेख है। जो कि वाघभट्ट जी आप जानते हैं कितने बड़े महर्षि और आयुर्वेद आचार्य थे। तो उनकी बुक में ये उल्लेख है, अगर आप ये नियम अपनाएंगे तो स्वस्थ रहने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आँखें आ जाती हैं, आँखें आ जाती हैं मतलब जैसे खुलनी बंद होनी बंद हो जाती हैं और चिपक जाती हैं, चिपकन आ जाती है। तो मोस्टली ये गाँव में बच्चों को ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे धूप में सारा दिन घूमते हैं तो उनको आँखें आ जाती हैं। तो कभी भी आई ड्रॉप वगैरह का यूज़ ना करें। उसके लिए बकरी का दूध सर्वोत्तम है। आप एक लिंट यानी कि पोहा जो होता है, आप पोहा कहते हैं, रुई का पोहा, तो आप वो लें और उसको बकरी के दूध में डुबोएं और दोनों आँखों पर सारी रात के लिए रख दें। सुबह आप देखेंगे कि आपकी आँखें बिल्कुल चंगी हो चुकी हैं। तो ये एक आयुर्वेद के कुछ नियम हैं जो आप अपनाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, फिट रहेंगे। ये मैं नहीं कहती, ये वाघभट्ट जी कहते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।